स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे सीटेट जुलाई 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान पर आधारित जो श्रृंखला है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर के बाद में टेस्ट दी थी और उस टेस्ट में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा उसका, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक और लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे तो रिजल्ट देखने में आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगी कि कौन है वो बच्चे जिन्होंने जो टेस्ट थी उसके अंदर में पहले 5 रैंक हासिल किए। इसके अलावा मैं और भी बच्चों के नाम आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि एक उनको पता चल जाए कि यार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, नाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए टीम के अथक प्रयास वेस्ट नहीं जाने देंगे, सीटेट क्लियर करने के जुनून है अब तो। वेरी गुड मेघा गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल प्रयास जो है जो हम सब मिलकर एक परिवार की तरह जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास वेस्ट नहीं जाना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जहां भी आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि इसी तरीके से हम लोग बहुत ही बढ़िया वाले और भी सेशन जो है कंडक्ट करा सके। एक क्वेश्चन करा दो, उसके बाद में मैं आप लोगों को आपके जो रिजल्ट है वो भी दिखा दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 600+ लाइक्स हेयर। ठीक है, बिफोर दी सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, उसके बाद मैं आपको आपके रिजल्ट दिखा दूं। चलिए स्नेहा कुमारी बोले कि अब की बार मैं भी सीटेट क्लियर करके रहूंगी। बहुत बढ़िया स्नेहा, ऐसी ही कोशिश करते रहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हैज उसको क्यों फाइल किया जाता है? रिव्यूइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, जनता के हित में न्यायालय में मामला दायर करने के लिए, किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ यहाँ आप लोगों की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, PIL, आप लोगों से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। हो सकता है हिंदी में भी आपको वो ऐसे लिख कर दे दे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका। इसको जो है फ्रेंड्स 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद था जो जस्टिस है, न्याय है, उसकी उपलब्धता को बढ़ाना। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 के दशक में। ये एनसीईआरटी की लाइंस बता रहा हूं आपको, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, इसने क्या किया, ये मान लीजिए ये जो है आप हो, ठीक है, ये आप और ये आपकी जुल्फे। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर में कि मान लीजिए कि कोई जो है व्यक्ति है, उसके ऊपर में अत्याचार हो रहा है। अब वो बेचारा व्यक्ति खुद जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है उसके बिहाफ में कोर्ट जा रहे हो और उसके बिहाफ में जाकर कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हो। तो आप अगर किसी और के बिहाफ में याचिका दायर कर रहे हो, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। जनता के हित में या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए जब आप दाखिल करते हो याचिका, तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL कहा जाता है। प्रणाम मनीष सिंह कौशिक जी, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन आप ऐसी इमेज डाउन वाली क्यों भेजते हो? ठीक है, उदास वाली, खुश रहा करो। ठीक है, चलिए अब की बार सीटेट पार, बिल्कुल। तो जस्टिस को बढ़ाने के लिए किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप लोगों का। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये याद रखना आप लोगों ने कि आप एक लेटर लिख दोगे ना सुप्रीम कोर्ट को, तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका संज्ञान ले लेती है। एक बहुत बड़े बाबा जी थे, ठीक है, हरियाणा पंजाब के अंदर में उनका बहुत प्रभुत्व था। ठीक है, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, उन्होंने 2 लड़कियों के साथ में शायद कुछ कुछ कुकर्म किए थे, तो उन्होंने लेटर लिख दिया था उनके आश्रम के अंदर में। तो वो लड़कियों के जस्ट लेटर के आधार पर बाद में उनको सजा हुई। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो उनको समझ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का जो PIL है फ्रेंड्स, इसके जरिए बहुत सारे लोगों को जो है वो न्याय मिला है। इवन आपको बता दूं, बिहार में कई सारे व्यक्ति ऐसे थे जिनकी सजा खत्म हो चुकी थी, 2 साल की मिली, किसी को 1 महीने की, किसी को 6 महीने की, फिर भी उनको बंद रखा गया था, उनको छोड़ा नहीं गया था जेल से, उनको छुड़वाया गया PIL की मदद से। ठीक है, चलिए तो देखिए आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, जनता के हित में न्यायालय में मामला दायर करना। ये इसके लिए PIL का इस्तेमाल किया जाता है आपका। अब आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों का जस्ट 1 मिनट के अंदर में जल्दी से मैं आपके वो स्टूडेंट्स के नाम बता देता हूँ जिन लोगों ने टॉप किया है। ठीक है, तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी ने भी 30 या तो 30 स्कोर नहीं किया है। मैं फिर से आपको चैलेंज करता हूँ, 15 नंबर की जो 15 जब हो जाएंगे ना यहाँ पर मैं लेक्चर आप लोगों के, 16वें नंबर पर फिर से टेस्ट लूंगा आप लोगों की। ठीक है, और उसमें पूरे 15 लेक्चर के क्वेश्चंस में से निकाले हुए क्वेश्चंस रहेंगे आपके। फिर से चैलेंज देता हूं, पूरे लेक्चर अच्छे से देखिए आप लोग। वंदना जी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, रोजी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राची मीना जी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। ये पता नहीं
ये ईजी क्या है? एग, अंडे, क्या या क्या है आपका नाम क्या है? ईजी जी, ठीक है, ईजी नाम लिख के रखा है अपने ऐप पर। तो 1 2 3 4 और मोनिका जी, ठीक है 5। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, ठीक है। आप लोगों से टीम कांटेक्ट करेंगे और आपके जो प्राइस है, ठीक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा स्वाति शुक्ला जी जो है उन्होंने भी बहुत टफ कंपटीशन दिया है यहाँ पर में। महिमा गिरी है, दीपा कुमारी है, अनुराग मिश्रा, पम्मी, पम्मी 2 बार पता नहीं कैसे आया यहाँ पर में, ठीक है। और कोहिनूर इस्लाम जी है, ठीक है। शफीका है, विभा है, और विभा वर्मा, सोनम यादव, प्रतिभा कुमारी, कामिनी, पूर्णिमा कश्यप। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा नाम लिया जाए ताकि आप लोगों ने आपका नाम, अपने परिवार का नाम भी रोशन किया, अपने कुल का नाम भी रोशन किया है। मैरी कुरियन है, पूनम यादव है, सोनम यादव है, ठीक है, मन्नी है, प्रतिभा कुमारी है, कामिनी। अच्छा, ये स्लाइड आप लोगों की वो लगी है वापस से। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और पहले 5 लोगों से टीम कांटेक्ट करके 48 आवर्स के अंदर में आप लोगों को आपका प्राइस जो है वो डिलीवर करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से, ठीक है। और जिन लोगों को पिछले बार टेस्ट नहीं दे पाए थे, इस बार वापस से जो है पूरी जान लगा देनी है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई वॉज अ डिसाइपल ऑफ। मीराबाई किसकी डिसाइपल थी? ठीक है, मीराबाई वो वही है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, ठीक है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। तो ये भजन जो है वो मीराबाई जी ने लिखा था यहाँ पर में। और किसकी अनुयायी थी ये? मीराबाई। तो मीराबाई जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि एक जो है मेवाड़ के जो राजघराना था वहाँ की जो है, वहाँ पर में इनकी शादी हुई थी, राजपूत प्रिंसेस थी। मेवाड़ के राजघराने में इनका विवाह हुआ था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद में ये संत रविदास की अनुयायी बन गई थी, ठीक है। संत रविदास जो है वो खुद एक अनटचेबल कास्ट के माने जाते थे, मतलब अछूत जो है यहाँ पर में माने जाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने अपना, मीराबाई जो कि राजपूत प्रिंसेस थी, उन्होंने अपना गुरु उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और इन्होंने भी पूरी दीक्षा जो है इनको यहाँ पर में दी। तो रविदास जी की अनुयायी थी ये, कृष्ण भक्त थी। कृष्णा के जो है गुणगान उन्होंने गाए हैं यहाँ पर में, कृष्ण के सम्मान में उन्होंने भक्ति गीत लिखे हैं। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ठीक है। तो ये मीराबाई, ठीक है। तो कौन से राजघराने की बहू थी ये? मेवाड़ राजघराने की बहू थी। 16वीं शताब्दी में उनका विवाह हुआ था। पति की मृत्यु के बाद में जो है वो संत बन गई। राजस्थान और गुजरात के इलाकों के अंदर में इनका जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, और उच्च जातियों के रीति रिवाज जो थे, ठीक है, पाखंड जो थे, उसका उन्होंने विरोध किया। चलिए, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? जल्दी से सभी लोग लगाइए। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? सूरदास, तुलसीदास, रविदास, कबीर जी किसकी थी? तो ये रविदास जी की थी। रविदास जी जो है वो सो कॉल्ड नीची जाति के माने जाते थे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से फ्रेंड, देखिए हम लोग 970 के पास पहुंच गए यहाँ पर में, और 772 लाइक्स भी हो चुके हैं 10 मिनट भी कंप्लीट होने के उससे पहले ही। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर में कि जल्दी से 10 मिनट के अंदर में हम लोगों ने क्या करना है, इसको 1000 पार करना है, लाइक्स और लाइव दोनों को। 8 मिनट 20 सेकंड बचे हमारे पास में, 2 मिनट 20 सेकंड बचे हैं 10 मिनट कंप्लीट होने में। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? अब देखो ध्यान से समझना आप लोग, किसकी बात हो रही है? दिल्ली के सुल्तान की। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसकी प्रशंसा मतलब तारीफ में, ठीक है, संस्कृत की प्रशस्ति मिली है। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मतलब मुस्लिम सुल्तान था, उसकी प्रशंसा संस्कृत भाषा में मिली है आप लोगों को। तो संस्कृत में मिली है बलबन की। प्लीज ये याद रखना आप सभी लोगों ने। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं आपको फर्क बताता हूं दोनों का। बलबन जो है फ्रेंड दिल्ली सल्तनत के अंदर में, ठीक है, एक आपका शासक हुआ बलबन नाम से, ठीक है। गुलाम वंश या तुर्क वंश जो था, अर्ली तुर्क वंश, उसका शासक था बलबन। उसकी जो आपको प्रशस्ति मिली है उसमें क्या लिखा है? देखो, तुम्हारे चचा का लड़का जो है ना, तुम्हारे चचा का लड़का बलबन क्या बात कर रहा है। संस्कृत प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि इसका बहुत बड़ा एम्पायर था। अब वो एम्पायर वाला मत करना, आउट 6 चौका, वो वाला एम्पायर नहीं, एम्पायर है ये, साम्राज्य। तो विशाल साम्राज्य था, चलो ठीक है, होगा भाई विशाल साम्राज्य। पूर्व में बंगाल मतलब गौड़ साम्राज्य तक फैला था। तो गौड़ साम्राज्य का मतलब क्या होता है? देखो जिंदगी में याद रखना, कभी भी अगर गौड़ साम्राज्य आ जाए ना कहीं पे लिखा हुआ, तो समझ जाना बात किसकी हो रही है? बंगाल की हो रही है, ठीक है। तो गौड़ साम्राज्य किसको बोलते थे? बंगाल को, ओके। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, गजना बोलते थे। अफगानिस्तान में गजनी तक फैला हुआ था उसका साम्राज्य, और पूरा दक्षिण भारत द्रविड़ इलाके तक फैला हुआ था। बलबन चचा ऊपर जाके जवाब भी देना है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते। इतना था तुम्हारा साम्राज्य, ठीक है,
वो मेरे बच्चों को क्या लगेगा, मतलब कि ऐसी बातें बोलना पड़ता क्या, क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? इतना था साम्राज्य, कहाँ तुम बोल रहे हो यहाँ तक था, कहाँ तक था, ये यहाँ तक था बोल रहे हो तुम, द्रविड़ तक, कुछ भी बात, बंगाल तक, गौड़ तक था, अफगानिस्तान तक भी नहीं था तुम्हारा, ये इस इलाके में था, मैं मान लेता तुम्हारी बात, ठीक है। अरे तुमने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा होगा तो भी कम से कम उसको बोल तो सकते थे, ऐसा मत बोलो करके। फिर दानिश से सबको बताएंगे वो बात, और फिर भगवान के पास में भी तुमको जाके जवाब देना है। तो संस्कृत भाषा के अंदर में जो है फ्रेंड्स प्रशस्ति मिली है। विशाल साम्राज्य कहाँ तक था? पूर्व में गौड़ तक, गौड़ साम्राज्य तक, मतलब बंगाल तक, पश्चिम के अंदर में गजनी तक, अफगानिस्तान में गजनी तक, ठीक है, और दक्षिण में द्रविड़, द्रविड़ मतलब वो तमिलनाडु कर्नाटक वाला जो इलाका है, कर्नाटक तमिलनाडु तक उनका साम्राज्य फैला था, ऐसा लिखा है, ठीक है, जबकि ऐसा था नहीं, ठीक है। चलिए बलबन की ये है। नाउ फ्रेंड्स एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, एक पॉइंट आप लोगों का, कि एक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और हुए हैं जिनका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में एक प्रशस्ति मिली है। कुव्वत, कुव्वत, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर में है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली की पहली मस्जिद, दिल्ली की पहली मस्जिद, ठीक है, वहां पर में एक प्रशस्ति मिली है, जिस प्रशस्ति, अब ये फारसी भाषा में, ये प्रशस्ति फारसी भाषा में, अगर आपसे बोला जाए कुव्वतुल इस्लाम में जो प्रशस्ति फारसी भाषा में मिली है, जिसमें यह बोला गया है कि भगवान ने खुद उनको चुना है राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए भगवान ने चुना है, भगवान के भेजे हुए बंदे हैं ये, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अभी थोड़े दिन पहले हमारे भारत के अंदर में भी एक नेता हुए थे, उन्होंने भी ऐसा ही घोषणा की थी कि वो भी भगवान के भेजे हुए बंदे हैं, ठीक है, मतलब भगवान ने उनको अवतार किया है। तो ये एक्चुअली पुरानी टेक्निक है, ये पुराने समय से ही जो शासक वगैरह रहे हैं ना, वो जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए ये सब बातें बोलते आए। तो अलाउद्दीन खिलजी का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन जरूर डाल दीजिए, ठीक है, हमारे कोर्स के अंदर में भी वो स्लाइड मिल जाएंगी दिल्ली सल्तनत वाले इसके अंदर में, ठीक है, कि किसका दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसका एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में मिला है कि मूसा और सुलेमान जैसे गुण थे उसके अंदर में, और भगवान ने खुद चुना है उसको शासन करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का है वो, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद वाला बोला जाए फारसी भाषा में अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, अलाउद्दीन खिलजी वाला, ठीक है। और ये बलबन वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, संस्कृत वाला, ओके। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना है आइडेंटिफाई द सेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, पहचान कौन टाइप का क्वेश्चन है ये आसाम से थे, संत आसाम से थे, विष्णु की भक्ति पर जोर दिया उन्होंने, आसाम से थे और विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। मेरे दिमाग में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया उनका नाम, ठीक है। उन्होंने नामघर नामक जो है नामघर स्थापित करने की प्रथा शुरू की। नामघर मतलब ऐसे भवन जहाँ पर मैं बैठकर आप मेडिटेशन कर रहे हो और विष्णु को याद कर रहे हो, यहाँ पर में, ठीक है, भगवान को याद करो, भगवान का नाम जप रहे हो, ठीक है। नामघर, नाम मतलब भगवान का नाम, घर जहाँ पर मैं भगवान की आराधना करते हो, नामघर, ठीक है। तो संत की पहचान करनी, आसाम से थे, विष्णु के परंपरा को मानने वाले थे, और नामघर, तो यहाँ पर मैं बात हो रही है शंकर देव की। तो शंकर देव आसाम के बहुत बड़े संत हुए हैं, ठीक है। तो शंकर देव 15वीं शताब्दी के अंदर में आसाम के हुए, ठीक है, सूरदास के समकालीन थे। जिस समय में उत्तर भारत के अंदर में यहाँ उत्तर भारत के अंदर में सूरदास जी जो है अपनी भक्ति जो है कृष्ण भक्ति के अंदर में गीत लिख रहे थे, उसी समय में, ठीक है, विष्णु भक्ति के अंदर में वही कृष्ण के ही, विष्णु के ही अवतार है कृष्ण भी, है ना। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स विष्णु भक्ति के अंदर में शंकर देव जो थे वो अपना भक्ति मार्ग फैला रहे थे, ओके। इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एका शरण नाम धर्म सुप्रीम सरेंडर टू वन, एक के प्रति अपना सब कुछ जो है समर्पण कर दो। एका शरण नाम धर्म सुप्रीम सरेंडर टू वन, एक सर्वोच्च के लिए समर्पण। एका शरण नाम धर्म, ये किसका नारा था? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी लोग। एका धर्म नाम शर्म, एका शरण नाम धर्म जो है आप लोगों का ये शंकर देव का नारा था। इसके अलावा आपको बता दूं इनकी जो टीचिंग्स है, ठीक है, ये भगवत गीता के ऊपर में आधारित थी, भगवत पुराण के ऊपर में आधारित थी, ठीक है। इनकी जो टीचिंग्स थी भगवत गीता भगवत पुराण के ऊपर में आधारित। इनकी एक रचना है, ठीक है, बहुत ही फेमस रचना है, उसका नाम है कीर्तन घोष। क्या नाम है? कीर्तन घोष, बहुत ही फेमस है ये। कीर्तन घोष किसकी रचना है? मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इवन DSSB के एग्जाम के अंदर में भी आया था कि कीर्तन घोष किसकी रचना है, कीर्तन घोष, ठीक है। तो शंकर देव की रचना है आपका। चलिए, तो 1100 के करीब करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स, 1000 के करीब लाइक्स भी आप लोग कर दिए हो, तो जल्दी से सेशन को ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो मजा आ जाएगा और ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने में, ठीक है। इन्होंने नामघर की स्थापना की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ताकि
जो लोग हैं यहाँ पर में जाकर भगवान की आराधना कर सके। ठीक है, चलिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आसाम से थे शंकर देव, विष्णु भगवान की आराधना करते थे, विष्णु भक्त थे, वैष्णव थे शंकर देव, नामघर की स्थापना की शंकर देव ने, कीर्तन घोष नामक ग्रंथ लिखा शंकर देव ने, भगवत गीता, भगवत पुराण, इसके ऊपर में उनकी टीचिंग्स आधारित थी। ठीक है, भागवत धर्म का पालन करते थे वो। दारुल शफा फिरोज शाह तुगलक जो है उन्होंने स्थापित किया था। दारुल शफा ये क्या था? दारुल शफा क्या चीज़ थी? दारुल शफा क्या था ये बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो देखो, दारुल मतलब दारू वाला नहीं है यहाँ पर में, दारू वो वाला नहीं, दार उल है ये, और शफा मतलब होता है ठीक हो जाना। जब आप ठीक हो जाते हो ना, ठीक है, क्योर, ठीक है, उसको शफा या शिफा कहा जाता है। ठीक है, फारसी भाषा के अंदर में। तो दारुल शिफा मतलब जहाँ से आप ठीक होते हो। तो वो हॉस्पिटल था, खैराती अस्पताल। ठीक है, फ्री हॉस्पिटल था, अपने जनता के लिए उन्होंने बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मैंने कई सारे एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन देखा है कि दारुल शफा किसके समय काल में बनाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, चचेरा भाई था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में उसने कई सारे काम किए। ठीक है, उसमें से एक था दारुल शफा जो संस्था है वो बनाने का भी। ठीक है, चलिए। डियर आई जी, आपका ना जो नंबर आपने वो किया है ना, उसके ऊपर में ट्रैकिंग आईडीज आप लोगों को आना स्टार्ट होंगी। ठीक है, सक्सेस किट की। नेक्स्ट, तो फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शिफा स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, खैराती दवाखाना था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? टंका। देखो, टंका, और एक और चीज बताता हूं आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट, उसने जीतल नाम के सिक्के भी जारी किए थे। जीतल जो पीतल के हुआ करते थे। ठीक है, टंका और जीतल ये दो सिक्के जारी किए थे उसने। टंका जो है चांदी का था, जीतल जो है आप लोगों का ब्रास पीतल का सिक्का हुआ करता था, जीतल। तो टंका और जीतल नाम के सिक्के जारी करने वाला था इल्तुतमिश, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। टंका और जीतल नाम के सिक्के जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स पहले सिक्के थे आप लोगों के जो पूरी तरह से अरबी में लिखे हुए थे। तो भारत के पहले सिक्के जो पूरी तरह से अरबी भाषा में लिखे गए थे वो कौन से सिक्के थे? प्योर अरेबिक कॉइन्स। ठीक है, टंका और जीतल। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो राजधानी थी पहले दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, वो पहले लाहौर में हुआ करती थी, उसको शिफ्ट करके दिल्ली में लाया गया। क्योंकि दिल्ली सल्तनत नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि दिल्ली में मैक्सिमम समय उनकी राजधानी थी। उन्होंने थोड़ी नाम रखा था दिल्ली सल्तनत, वो तो हमने कहा क्योंकि दिल्ली में उनकी मैक्सिमम समय राजधानी थी। तो एक्चुअल में लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करने वाला शासक भी था। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये क्या करता था? ये शासक है, ठीक है, उसके आसपास में 40 लोग होते थे जो उसको सलाह देते थे। तो 40 लोगों का मंत्रिमंडल। ठीक है, 40। तुर्काने चहलगनी भी बोलते थे उसको क्योंकि तुर्क ओरिजिन के, ठीक है, उसके जो गुलाम या नोबल्स हुआ करते थे ना अपने खास खास वाले, उन लोगों से सलाह लेता था, उसको 40 ग्रुप बोलते थे, 40। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों का जनवरी 2022 का क्वेश्चन ज्योग्राफी का। 1150 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और क्या बात है, आप लोगों ने 1000 से भी ज़्यादा लाइक्स कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हाँ भाई, वो तो बात है। ठीक है, अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि आप लोग रहते हो उसके ऊपर में, है ना, एक यूनिक प्लैनेट है बिल्कुल। उसके बाद में क्या बोला है? उसके बाद में आप लोगों से कहा है कि जो अर्थ है उसके ऊपर में वाटर है, एयर है और फेवरेबल कंडीशंस है अर्थ के ऊपर में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अर्थ के ऊपर में पानी है, ठीक है, हवा है और फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से लाइफ हो सकती है। अदरवाइज कोई और आप लोगों को पता है ऐसा कोई प्लैनेट जिसके ऊपर में हवा, पानी वगैरह और ये सारी चीज़ें नहीं है ना? तो अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? तो अर्थ यूनिक इसीलिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर में आपको वाटर भी मिलेगा, एयर भी मिलेंगी और ऐसी कंडीशंस जो कि जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो एक मुलाकात हो, चाहे या जो भी चीज़ें हो, सारी चीज़ें यहाँ पर में अवेलेबल है आप लोगों की फेवरेबल कंडीशंस, पानी हवा के साथ साथ में। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी अर्थ जो है वो यूनिक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बोथ ए एंड आर आर ट्रू। देखो, अब ये समझ गया दोनों सही है आपका। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का कि भाई क्यों यूनिक है हमारा प्लेनेट, उसका एक्सप्लेनेशन आर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्लेनेट यूनिक है, उसका एक्सप्लेनेशन आर में दिया हुआ है, तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर हो जाएगा आपका और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आया हुआ आप लोगों का। ठीक है, एक मुलाकात जरूर। अनुराधा भास्कर जी, बहुत गाने सुन रहे हो आप।
ठीक है, निराली ठाकुर जी भी है। चलिए गुड। नाउ फ्रेंड्स, अर्थ, ये देखिए हमारी अर्थ यूनिक प्लैनेट, ठीक है, सोलर सिस्टम का, क्योंकि जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगी। ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसेंशियल जो भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए सब कुछ है यहाँ पर में। ऑक्सीजन जैसी गैस है जो चाहिए, सब कुछ है, एयर वगैरह सब कुछ। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आपका। गैनीमाइट सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौर मंडल में जितने भी उपग्रह है उन सभी उपग्रहों में सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमाइट है। यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो पहली बात तो गैनीमाइट जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बात बिल्कुल सही है। बट ये शनि ग्रह का उपग्रह नहीं है, ये किसका है, ये जुपिटर का, ठीक है, जुपिटर या फिर आप लोग जिसको बृहस्पति या गुरु ग्रह कहते हो ना, उसका ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है ये याद रखना है, गैनीमाइट, जो कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर में सबसे बड़ा उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है, हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का कितने उपग्रह है, हमारे नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है, पृथ्वी का उपग्रह मून, जिसको चंद्रमा कहते हैं हम। तो मून जो है या नेचुरल जो चांद होते हैं उनको उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि गैनीमाइट, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी उपग्रह है, जैसे हमारा चांद, बाकी के और फोबोस, डेमोस, मंगल ग्रह के चंद्रमा है, ऐसे सभी जितने भी उपग्रह और भी है उन सब के अंदर में सबसे बड़ा गैनीमाइट है, जो कि जुपिटर बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ओनली A:2, ओनली 1:2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो शनि ग्रह है ना, वो आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो पहले नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। सबसे बड़ा प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो जिसका सबसे बड़ा उपग्रह, वही प्लेनेट सबसे बड़ा भी है, बृहस्पति, गुरु ग्रह, ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है ना, वो टाइटन है, ना कि गैनीमाइट, ठीक है। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, और दूसरे नंबर के सबसे बड़े ग्रह का वो उपग्रह है टाइटन, ठीक है, टाइटन। तो टाइटन किसका उपग्रह है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है कई बार, ठीक है। तो टाइटन जो है वो सैटर्न, शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। और आप लोगों को पता है हमारे पृथ्वी के अंदर में कहीं पे भी अगर जीवन की संभावना आप लोगों को लगती है ना हमारी पृथ्वी के बाहर में, तो वो आप लोगों का यही है, ठीक है। मतलब पृथ्वी के बाहर सबसे ज़्यादा इसकी संभावना आप लोगों को कहीं पे अगर मिलती है तो वो यहीं पे मिलती है, टाइटन ग्रह के ऊपर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट द साइट्स ऑफ जनपद इज, जनपद के स्थल पर विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं। जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, तो देखिए फ्रेंड, जनपद मतलब क्या होता था आपका, जनपद मतलब वह जगह जहां पर में लोग जो है रहते थे, तो जनपद कहा जाता था उसको। तो जनपद लोगों के रहने की जगह, वहां पर में आपको विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता देता हूँ पूरा का पूरा। चित्रित धूसर पात्र, ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर उसको कहा जाता था, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर रंग के बर्तन। मैं आपको बर्तन भी दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ये देखिए ऐसा था वो बर्तन, दिख रहा है क्या आप लोगों को, चित्रित धूसर पात्र। ये देखो चित्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर में, है ना, ये ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री उसके ऊपर में बनी हुई है आप लोगों के, सिंपल लाइंस है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है, और धूसर रंग का दिख रहा है आप लोगों को, ग्रे कलर का। तो चित्रित धूसर पात्र, तो जनपद काल के अंदर में, ठीक है, जब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, स्पेशली जनपद काल को आप लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हो कई बार। उस समय हमको चावल उगाने के सबूत, गेहूं के, बारले, पल्स, ठीक है, मतलब दाल वगैरह, गन्ना, तिल, सरसों, ये सब उगाने के सबूत हमको मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली वहाँ के जो बर्तन थे जनपद काल के, उनको चित्रित धूसर पात्र या पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर में सिंपल ज्योमेट्रिक लाइंस बनी हुई थी। ये दो पॉइंट्स को मिलाकर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप लोगों का। ओके, तो जनपद काल के समय में पाए गए बर्तनों को पेंटेड ग्रेवेयर कहते थे। दूसरा रीजन दिया जा सकता है, उनके ऊपर में पेंटेड डिजाइन होती थी, सिंपल लाइंस होती थी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग क्यों कहते थे उसको चित्रित धूसर पात्र, चित्रित क्योंकि चित्र बने हुए होते थे उसके ऊपर, इसी वजह से। 1200 प्लस बच्चे यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, और 1100 प्लस लाइक्स कर दिए, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो आप लोग। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये भी आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है।
हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। तो क्या हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे? तो जी हाँ, हड़प्पा के लोग जो है वो कपास के बारे में जानते थे। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट जो पॉइंट है कि स्पिंडल वर्ल्स, ठीक है, मतलब कि ये जो तकली और सुतली होती थी, तकली सुतली, ठीक है, तकली सुतली मतलब ये इस प्रकार की जिसके अंदर में धागा गूंदा जाता है, वो धागा आप गूंद के रखते हो ना आप लोग, ठीक है, उसको तकली सुतली या स्पिंडल वर्ल्स कहते हैं आप लोग। ठीक है, वर नॉट नोन टू हड़प्पा, हड़प्पा वालों को ये पता नहीं था उसके बारे में, वो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे तकली सुतली की भाई धागे को गूंद के भी रखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं पहला वाला तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि वो लोगों को स्पिंडल वर्ल्स के बारे में भी पता था। हमको जो है ना मिट्टी के बने हुए या फिर फ्यांस के बने हुए जो है ये तकली सुतली मिली है हमको हड़प्पा के समय काल के अंदर में। तो पहला वाला सही है, कपास के बारे में जानते थे और तकली सुतली के बारे में भी जानते थे। यहाँ नहीं बोलकर उसने गलत कर दिया है, ठीक है, नहीं बोलकर गलत कर दिया उसने, नहीं जानते थे ऐसा बोलकर। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होगा, आप लोग लगाइए अभी आंसर, ताकि आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके आप लोगों की। हड़प्पन्स वर अवेयर ऑफ कॉटन एज वेल एज तकली सुतली, स्पिंडल वर्ल्स के बारे में भी जानते थे वो लोग। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग यहाँ पर में आंसर कर रहे हैं। निराली ठाकुर बोल रहे सर आपसे मैं बिहार में कहाँ रहते हो, जॉब लगने के बाद आपसे मिलने आऊँगी। बिल्कुल निराली ठाकुर जी, बिल्कुल आइए, आपकी जैसे जॉब लग जाएगी आप बता दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आइए आप। ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कॉटन उगाने के, कपास उगाने के सबसे पहले सबूत कहाँ मिलते हैं? एक नंबर और जोड़ लीजिए आप लोगों की टैली के अंदर में। कॉटन उगाने के सबसे पहले सबूत, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में मिलते हैं। अब ये मेहरगढ़ कहाँ पर में है? तो मेहरगढ़ जो है फ्रेंड्स ये आज का मान लीजिए भारत है, तो पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान में बलूचिस्तान नाम का इलाका है। जैसे भारत में बहुत सारे राज्य है ना, वैसे पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान नाम का राज्य है, वहां पर में मेहरगढ़ आपको मिलेगा, मेहरगढ़। तो वहां आपको करीब कितने साल पहले, कितने हजार साल पहले कपास की खेती के सबूत मिलते हैं? ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 7000 साल पहले कपास की खेती के सबूत आप लोगों को मिलते हैं। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आपको कई सारे क्लॉथ के, क्या आपको असली जो है कपड़ा मिला है हड़प्पा के समय में? बिल्कुल। सिल्वर वास, मतलब कि चांदी के जो बर्तन वगैरह थे उनके ऊपर में कुछ कपड़े वगैरह का टुकड़ा, ठीक है, लगा हुआ हमको मोहनजोदारो से मिला भी है। इसके अलावा स्पिंडल वर्ल्स हमको मिले हैं, तकली सुतली, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल आपको ये मोबाइल का कवर मिले आज से 1000 साल के बाद में, ठीक है, और पूरी दुनिया में प्रलय आ जाए और आपको 1000 साल के बाद में ये मोबाइल का कवर मिल जाए, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मोबाइल भी रहा होगा उस समय में, आज के समय में, है ना? यही तो ना, नहीं तो मोबाइल के कवर क्यों बनाएंगे अपन लोग? तो मोबाइल के कवर मिले हैं आपको, उसके अवशेष मिले, मतलब मोबाइल भी हुआ करता होगा। तो आप लोगों को फ्रेंड तकली सुतली मिली है, इसका मतलब वो लोगों को धागे के बारे में पता था, ऐसा हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब देखिए ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का, न्यू आइडियाज नाम का एक चैप्टर है आप लोगों का, उससे लिया गया क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का। सिद्धार्थ, बेसिकली यहां पर सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाँ, अमृता चौरसिया जी, मतलब आने वाले अपने जो आने वाली पीढ़ियां रहेंगी उनकी। कभी बिहार बोध गया आइए सर, अगर आएंगे तो प्लीज़ यूट्यूब पे बता दीजिएगा, मैं मिलने आऊँगी। बिल्कुल नगमा आसिफ जी, बिल्कुल जब भी आएंगे बोध गया, बहुत इच्छा है आने की, ठीक है, और ज़रूर आपको बताएंगे। तो बर्थ ऑफ सिद्धार्थ, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध जो थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म हुआ था आपका, ठीक है, लुम्बिनी के अंदर में। तो उनका जन्म लुम्बिनी, तो एक ही जोड़ी जो है वो लगेंगी आप लोगों की 3 के साथ में, एक ही जोड़ी 3 के साथ में, तो ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। दूसरी बात करूं, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर में हुई थी? उन्होंने घर बार छोड़ दिया था अपना और फिर वो चले गए थे ज्ञान की तलाश में, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया के अंदर में। अच्छा, गया से अभी कौन थे यहाँ पर में? नगमा जी थे ना, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बोध गया, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, ठीक है, तो बी की जोड़ी 4 के साथ में लगेंगी, तो 3 4 यहाँ दिया हुआ है आप लोगों का। ओके, आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ के अंदर में। सारनाथ आज यूपी में है, वाराणसी के पास में सारनाथ, और उनकी मृत्यु हुई थी यूपी में ही, कुशीनगर में, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता था। तो डी की जोड़ी लगेंगी 2 के साथ में, ठीक है। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो आज के नेपाल में स्थित है, ठीक है। उनको ज्ञानोदय या उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में, ठीक है। उनका पहला उपदेश उन्होंने दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ, वाराणसी के पास में है, उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर जो जिला है ना वहां पर में हुई थी, उसको कुशीनारा भी कहा जाता था पहले, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर में, 2 या फिर बी।
तो बुद्धिज्म के बारे में हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो है इनको शाक्य मुनि या तथागत भी कहा गया है। उनकी मम्मी का नाम महामाया था। ये रीट के पेपर में आया था क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम क्या था, महामाया। ठीक है। उनके फादर का नाम था राजा शुद्धोधन, राजा थे वो, शाक्य गण के राजा थे। शाक्य कबीला जो था उसके राजा हुआ करते थे। ठीक है। और उनका जन्म जो है फ्रेंड्स वो लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु जो राज्य था उसका एक शहर था ये लुम्बिनी। ठीक है। तो कपिल वस्तु लुम्बिनी, कपिल वस्तु राज्य था, उसकी राजधानी थी लुम्बिनी। और उस राज्य का साम्राज्य जो था उनका, जो उनका कुल था वो शाक्य गण हुआ करता था उसका नाम। ठीक है। तो जब उनको लगा कि यार जीवन का लक्ष्य क्या है तो उन्होंने घर बार वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, गए घूमते रहे 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, 29 ईयर्स की एज में। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। और 35 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो टोटल कितने साल लग गए, 6 साल लग गए उनको। ठीक है। 6 साल का समय लग गया ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई थी बोध गया में, बिहार में बोधि ट्री के नीचे में बैठे थे। ठीक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर वो पैदल पैदल अपने 5 साथियों को खोजते हुए सारनाथ पहुंचे जहां उन्होंने पहला प्रवचन दिया था। उनकी डेथ कुशीनगर में 80 साल की उम्र में हुई थी। ठीक है। कुशीनगर में जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। नाउ फ्रेंड, सारनाथ स्तंभ में 4 पशुओं के नाम क्या है? सारनाथ के अंदर में 4 पशु है। सारनाथ, कभी अगर आप लोग सारनाथ गए हो जहाँ पर में गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हमारे जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके अंदर में भी ये दर्शाया गया है काफ़ी अच्छे से। ठीक है। तो सारनाथ जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था और वहीं से धर्म की शुरुआत हुई थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में कि धर्म की शुरुआत वहीं से हुई, धर्म का चक्का घूमने लगा। तो गौतम बुद्ध के पहले प्रवचन को क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं उसको? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है उसको। ठीक है। वहां पर मैं आप लोगों को बाद में अशोका ने वहां अशोक स्तंभ बनवाया था। ठीक है। वहां 4 आप लोगों को उसको नीचे में, यहाँ पर मैं नीचे में 4 जानवर आप लोगों को दिखाई देते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ में जो है ना वो हॉर्स है, पश्चिम की तरफ में हॉर्स है, जो पश्चिम की तरफ में देख रहा है हॉर्स। ठीक है। उसके बाद में एक बैल है। ठीक है। जो पूरब की तरफ में देख रहा है, बैल है। ठीक है। एक आप लोगों का लायन है जो उत्तर की तरफ में देख रहा है, और एक उत्तर की तरफ में लायन देख रहा है, और एक हाथी है जो दक्षिण की तरफ में देख रहा है। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए आप लोगों के यहाँ पर में? एक तो घोड़ा हो गया, हॉर्स हो गया। ठीक है। हॉर्स। ठीक है। और लायन हो गया आप लोगों का। ठीक है। एलिफेंट हो गया, एलिफेंट। ओके, एलिफेंट हो गया। और कौन सा जानवर था आप लोगों का? एक था ऑक्स। ठीक है, ऑक्स। तो कहां पर में दिया हुआ है ये आप लोगों का? बैल, हाथी, घोड़ा, शेर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर में गौतम बुद्ध ने जहां पर में अपना प्रवचन दिया था उस जगह पर अशोका ने अपना एक अशोक स्तंभ बनाया है। गौतम बुद्ध के पहले प्रवचन को धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। तो धम्म चक्र प्रवर्तन के मौके पर, या फिर जिस जगह पे उन्होंने प्रवचन दिया था या धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ था उस जगह पे ये बनाया गया है। 4 दिशाओं में 4 जानवर दिख रहे हैं। ठीक है। एक मूवी आई थी स्वदेश मूवी, किसी ने देखा है क्या स्वदेश मूवी? ठीक है। तो बहुत हल्की फुल्की सी और बहुत प्यारी सी स्वीट सी मूवी है स्वदेश नाम की। उसके अंदर में भी ये कंसेप्ट आया है एक जगह पे, एक सीन के अंदर में। वो जो टीचर रहती ना, मतलब जो एक्ट्रेस रहती, वो पूछती है कि तुम तो विदेश में रहते, तुमको क्या पता? तो फिर वो वहाँ पर में बताता है उसके बारे में। ठीक है। कि भाई पश्चिम में घोड़ा देख, घोड़ा पश्चिम की तरफ में घोड़ा है, बैल पूरब की तरफ में। ठीक है। एलिफेंट साउथ में, ऑन एंड लायन इन द नॉर्थ। ऐसा वो बताता है डायलॉग में। ठीक है। चलिए कोई नहीं, उससे भी आप लोग सीख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें। जहाँ जो चीज़ें सीखने मिले सीख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 गैसेस मेक द बल्क ऑफ एटमोस्फियर? हमारे वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा कौन सी 2 गैसेस बनाती है? अभी आपका जो सीटेट हुआ उसके अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका, वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा कौन सी 2 गैसेस बनाती है? 1300 के करीब करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स व्यूज में। जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग, तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, तो निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा कौन सी 2 गैसेस बनाती है? तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये आप लोगों का 78% है। ठीक है। और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। तो 99% तो ये 2 गैसेस ही बना देती है आपकी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए एनसीईआरटी का आप लोगों का। ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और तीसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है? आर्गन। प्लीज ये याद रखना है। हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि तीसरे नंबर पे कौन सी गैस है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लगा दो, बट कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आती है। आर्गन आती है आपकी 0.93% के साथ में। ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी?
देखिए महल वाली प्रणाली के बारे में अगर मैं बताऊं तो महल वाड़ी, ठीक है, महल का मतलब होता था फ्रेंड्स आप लोगों का गांव, ठीक है, उस समय के हिसाब से विलेज जहां से टैक्स वसूल किया जाता हो, तो टैक्स वसूल करने के लिए जो गांव या गांव के समूह होते थे ना, उनको महलवाड़ी प्रणाली बोलते थे। तो महल का मतलब ये होता था टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो गांव का ग्रुप बनाया गया वो। इसमें क्या होता था, गांव के मुखिया की जिम्मेदारी थी कि वो गांव से टैक्स इकट्ठा करे और टैक्स इकट्ठा करके लाकर दे अंग्रेजों को। तो ये व्यवस्था शुरू की गई थी आप लोगों की, ठीक है, इस इलाके में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के अंदर में, उत्तर पश्चिमी प्रांत में। बंगाल था इधर में, जहाँ परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था आपका, परमानेंट स्थायी बंदोबस्त परमानेंट, ठीक है। और रियोतवाड़ी सेटलमेंट जो था वो दक्षिण में चालू हुआ था, रियोत, ठीक है, रियोतवाड़ी, ठीक है। तो इधर साइड में महलवाड़ी बंदोबस्त आप लोगों का उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में स्टार्ट था, ये याद रखना है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये इधर साइड में महलवाड़ी सेटलमेंट आप लोगों का। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता था, परमानेंट सेटलमेंट को ही जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को, परमानेंट को, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, क्योंकि जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया था और बोला गया था कि आप जाओ किसानों से टैक्स इकट्ठा करके लाओ। दक्षिण भारत के अंदर में बॉम्बे मद्रास, मतलब ये वाला जो इलाका था, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स रियोतवाड़ी सेटलमेंट था, जहाँ पर में डायरेक्ट किसानों से एग्रीमेंट किया गया था, डायरेक्ट अंग्रेज टैक्स वसूलते थे। और महलवाड़ी सेटलमेंट में गाँव का मुखिया, तो कौन सा था जिसके अंदर में गाँव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी, तो आंसर हो जाएगा महलवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, इसमें बोला गया है कि मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन थे। देखिए मत्त विलास प्रहसन जो है आप लोगों का, आपको बता दूं कि जो है एक कहानी है, ठीक है, जो कि एक पल्लव राजा थे उन्होंने लिखी थी, उनका नाम था महेंद्र वर्मन एक। उन्होंने मत्त विलास प्रहसन के अंदर में एक स्टोरी बताई, जिसके अंदर में उन्होंने बताया कि भाई एक साधु है, एक साध्वी है, दोनों पियक्कड़ है, दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ को बहुत पीने का शौक है। एक बार उनका प्याला चोरी हो जाता है, प्याला जिसमें वो लोग पीते थे ना, ठीक है, प्याला उनका चोरी हो गया, ठीक है। तो उन्होंने एक बौद्ध भिक्खु पर आरोप लगाया और उसके बीच की जो पूरी भसड़ थी वो कहानी के अंदर में बताई गई है, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन एक उन्होंने ये लिखी है, ठीक है, मत्त विलास प्रहसन, ठीक है, महेंद्र वर्मन एक, ये पल्लव वंश के राजा थे। इनकी हत्या पता है किसने की थी, इनकी हत्या की थी चालुक्य राजा ने। चालुक्य एक राजा था जिसका नाम था पुलकेशिन दो, ठीक है, पुलकेशिन दो नाम का एक राजा था, उसने इनकी हत्या कर दी, महेंद्र वर्मन की हत्या कर दी थी बाद में। फिर इसके बदला पुलकेशिन दो को किसने मारा था, पल्लव वंश का एक राजा हुआ महेंद्र वर्मन एक का जो राजा था नरसिंह वर्मन एक, उसने पुलकेशिन दो को मार के अपने पिताजी की मौत का बदला लिया था। तो यहाँ पर में तो मूवी टाइप का चल रहा है यहाँ पर इन लोगों का बढ़िया से। चलिए कोई नहीं, तो महेंद्र वर्मन एक जो थे उन्होंने मत्त विलास प्रहसन लिखी है, ये याद रखना आप लोगों ने, देख सकते हो ये साधु है, ठीक है, उसको पीने का शौक है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि दूसरी बौद्ध परिषद किसके समय में आयोजित हुई थी। तो 4 बौद्ध परिषदें हुई है आप लोगों की, ठीक है, चारों के चारों आप लोगों को पता होनी चाहिए और मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग देखिए पहली जो बौद्ध परिषद हुई थी, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, वो राजगृह में आयोजित हुई थी बिहार में, ठीक है, और अजात शत्रु के समय में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के कुछ ही समय के बाद में अजात शत्रु ने बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, जिसमें जितने भी बौद्ध भिक्खु थे उनको आमंत्रित किया गया था राजगृह में। दूसरी वाली बौद्ध परिषद हुई थी वैशाली में, ठीक है, काल अशोका के समय में। काफी सारे लोग भूल जाते, काल अशोका नाम का भी एक राजा हुआ है, काल अशोका, ठीक है, अशोक नहीं, अशोका से भी पहले था ये काल अशोका, ठीक है। और तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के समय में हुई, सम्राट अशोक, पाटलिपुत्र में। ये बहुत ही फेमस है, ये वाली तीसरी वाली बौद्ध परिषद एग्जाम में पूछते हैं। और चौथी वाली जो थी फ्रेंड्स, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में और कनिष्क ने इसको आयोजित करवाया था। इसी वाली बौद्ध परिषद में बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। हीनायान मतलब पुराना वाला बुद्धिज्म जो मूर्ति पूजा में नहीं मानता था और गौतम बुद्ध को भगवान का अवतार वगैरह भी नहीं मानता था, और एक था महायान जो मूर्ति पूजा में मानता था। बोधिसत्व का कंसेप्ट यहीं पर आया आपका। बोधिसत्व मतलब कुछ ऐसे लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब वो दूसरों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया में रहकर दूसरों की मदद कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त कराने में। तो महायान बुद्धिज्म जो था, नया वाला बुद्धिज्म, वो इसी में आया था, चौथी बुद्ध काउंसिल में, जब बुद्धिज्म का 2 भाग में बंटवारा हो गया, ठीक है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, और ये क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, काल अशोका के समय में हुआ था, ठीक है।
आर्य समाज की स्थापना जो है वो कौन से साल में हुई थी और कहाँ हुई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। विजय मोहन जी देखिए, चंडीगढ़ एग्जाम के अंदर में भी ये सारे के सारे ही आपके काम आएंगे और आपको इतने सारे जो टॉपिक्स मैंने करवाया है ना, अगर आप यूट्यूब के ऊपर में उसको देखोगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि वो खाली समय मिलता है तो टीचिंग परीक्षा पर मेरे लेक्चर्स देखते रहते हैं, उनको वही उनका एक इन्जॉयमेंट और उनका रिफ्रेशमेंट भी है। तो आप भी बस अच्छे से लेक्चर देखते रहिए, ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो आर्य समाज की जो स्थापना है फ्रेंड्स, ये 1875 में हुई थी। किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, लिखो सभी लोग, स्वामी, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती, इन्होंने स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1875 में, और स्थापना की थी बॉम्बे में। बाद में उसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन पहले इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे में, ठीक है, 1875 में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक मैं आप लोगों को लिस्ट बता रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्राह्मो समाज की संस्थापक कौन थे, ब्राह्मो समाज के राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मल्टीपल एग्जाम में आया हुआ है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, सत्यशोधक समाज, ठीक है, ज्योतिबा फुले। इसको टीचिंग परीक्षा का जो ऐप है उसके ऊपर में भी डाल देंगे, और टीचिंग परीक्षा का जो सीटेड वाला व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल देंगे, तो आप सभी लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे में उसकी लिंक दी गई है लेक्चर के बाद में। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इसकी जोड़ियां लगानी थी आपने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाता है, किसने बनाया था, ठीक है, बीपीएससी वगैरह के अंदर में भी आ सकता है आपके आने वाली आगे की एग्जाम के अंदर में, तो उसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। आर आर मौर्य बोले हर एसएससी की क्लास में सब लोग जाकर ये जरूर बताइए कि एक बार टीचिंग परीक्षा पर विजिट जरूर करें। बिल्कुल, और आर आर मौर्य जी, काफ़ी सारे बच्चों का फायदा हो सकता है, आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ में, अपने साथियों के साथ में जो है वो शेयर कर सकते हो। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित आपके सीटेट की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। यहाँ पर मैं बोला गया है कि जूट, टी, कॉफी, कॉटन, देखिए सबसे पहली बात तो पटसन का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा देश है, दो सबसे बड़े उत्पादन करता है, सबसे पहले भारत और बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पटसन, जो आपका चावल गेहूं के बोरे होते हैं ना, वो बनाने के लिए पटसन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, और एक ही जोड़ी 4 के साथ में एक ही जगह पे लगी हुई और आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद एग्जामिनर ने टीचिंग परीक्षा के लिए ही बनाया था, ठीक है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ठीक है, तो अब से पहले एनसीईआरटी में कहीं पे बसा हुआ था, तुझे एग्जामिनर ने पेपर पे उतारा है हमारे लिए, हम मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। तो जूट, पटसन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये इंडिया बांग्लादेश के अंदर में होता है, तो एक ही जोड़ी 4 के साथ लगेंगे आप लोगों की, ठीक है। चाय, ठीक है, चाय के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, तो भारत है, चीन है, ठीक है, भारत है, और केनिया और श्रीलंका, ये भी चाय के बड़े उत्पादन करता देश है, केनिया और श्रीलंका, ठीक है। तो जोड़ी इस तरीके से लगनी थी आपकी, कीनिया एंड श्रीलंका भी बड़े जो उत्पादन करता देश है उनमें शामिल है, ठीक है। कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी जो है आपका ब्राज़ील में तो सबसे ज़्यादा होती ही है। दूसरा और कौन है कॉफ़ी का उत्पादन करता, तो कोलंबिया जो है फ्रेंड्स वो है। और कॉटन जो है वो आप लोगों का ब्राज़ील और इजिप्ट के अंदर में उगता है अच्छी खासी मात्रा में, कॉटन ब्राज़ील और इजिप्ट के अंदर में। तो ऐसी जोड़ी लगानी थी। एग्जामिनर को पता था कि ये आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, लेकिन उसको पता था कि दानिश सर की जिसने क्लास देखी होंगी जूट वाला, तो उसको पता ही होगा, पटसन वाला इंडिया बांग्लादेश, वो आराम से लगा के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हो जो करेक्ट जोड़ियां लगी हुई थी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, पटसन भारत बांग्लादेश, चाय केनिया श्रीलंका, कॉफी ब्राजील एंड कोलंबिया, कपास ब्राजील एंड मिस्र, मिस्र मतलब इजिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, ये नारा किसने दिया था? पूरे मनुष्य जाति के लिए एक जाति होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए एक ही ईश्वर होना चाहिए, ठीक है। तो ये नारा किसने दिया था? वीरासी लिंगम पंटुलू, घासीदास जी, नारायण गुरु या ईवी रामास्वामी नाइकर ने? तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? श्री नारायण गुरु जो थे उन्होंने ये नारा दिया था। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, नारायण गुरु। मैं श्री नारायण गुरु के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता दूं जो एग्जाम में आ सकती है। नारायण गुरु, ठीक है, जिन्होंने ये फेमस नारा दिया वो कहाँ से बिलोंग करते थे? केरला से बिलोंग करते थे। वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? इझावा कास्ट से बिलोंग करते थे।
ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, श्री नारायण गुरु। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि नारायण गुरु ने कौन सा नारा दिया था, तो ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैव्यम मनुष्यानु। तो ये क्या जात पात में विश्वास करते थे? नहीं करते थे। वो मानते थे कि सारी जो ह्यूमन है, सभी मनुष्य एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं, ह्यूमैनिटी। ठीक है, और सभी मनुष्य के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही ईश्वर होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे? सेल्फ स्टीम जगाना चाहते थे सबऑर्डिनेट कास्ट के लिए, जो छोटी जाति जिनको माना जाता था उनमें एक सेल्फ स्टीम या फिर स्वाभिमान जगाना चाहते थे। वो बात अलग है कि स्वाभिमान आंदोलन एक अलग इंसान ने चालू किया है। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसको आप लोग बोलते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर ने। लेकिन इन्होंने भी स्वाभिमान जगाने की कोशिश की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट जगाने की कोशिश की थी लोअर कास्ट के अंदर में, केरल में। देखिए फ्रेंड्स, क्लाइमेट और वेदर के बारे में यहाँ पर मैं एक्चुअली बात की गई है, तो आपको क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में बताना है। 1300 के करीब लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। व्हाट्सएप पर कैसे ऐड हो सर? देखिए प्राची जी, नीचे में जो है ना एक लिंक दी गई है। ठीक है, उसके ऊपर में आप क्लिक करोगे तो अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड होगा तो वो उधर में रीडायरेक्ट कर देगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो फिर। ओके, ना देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट, क्लाइमेट रेफर्स टू द डे एंड नाइट, डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो डे टू डे चेंज होता है उसको आप लोग क्लाइमेट कहते हो, ऐसा इसका कहना है। देखिए क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों का जलवायु बोला गया कि जलवायु जो है वो वातावरण में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आप जो है बैठे हुए थे, गर्मी का मौसम था। ठीक है, फिर आपके जो है पड़ोस में, ठीक है, आपके पड़ोसियों के घर में, मतलब जो बचपन में उनके यहाँ मामा, उनके मतलब उसके मामा जी का घर था, वो आई है लड़की। तो फिर आप वहाँ गाना गाने लगते हो कि आज मौसम है बड़ा बेईमान है बड़ा आज मौसम। तो आज मौसम बेईमान था, ऐसा गाना गाया कि आपने आज जलवायु बड़ी बेईमान है, आज जलवायु आपने मौसम बोला था। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन जो चेंज होता है ना उसको मौसम कहते हैं। ठीक है, वेदर कहते हैं, ना कि जलवायु। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो दिन प्रतिदिन होने वाला जो चेंज है उसको जलवायु नहीं, उसको मौसम कहा जाता है, क्योंकि मौसम बेईमान हुआ था ना, जलवायु थोड़ी बेईमान हुई थी। ओके, किसी स्थान की जलवायु लंबे समय तक वहां पर में कैसा माहौल रहता है उसको कहते हैं। ठीक है, लंबे समय तक माहौल कैसा रहता है वहाँ का, उसको जलवायु कहा जाता है। और वो कई सारे माहौल इस पर डिपेंड करती है। जैसे रेगिस्तानी इलाका, वहाँ पर में गर्म जलवायु रहती है लंबे समय तक, मतलब ज़्यादातर समय जैसा वहाँ पर में मौसम रहता है ना, एवरेज वेदर कंडीशन, उसको जलवायु कहते हैं, लंबे समय तक जो रहता है। तो वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, सिर्फ जो है वो कितना ऊंचाई पर है उस पर निर्भर नहीं करता, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, उसका जो है उच्चावाच मतलब रिलीफ कैसा है। ठीक है, इसके अलावा मैटर करता है आप लोगों का कि जो है वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर में भी मैटर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी रहेंगी। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल ऊंचाई की, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी उसके ऊपर में निर्भर कर रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ बोलकर उसने ये माहौल खराब कर दिया। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है। देखिए क्लाइमेट का मतलब क्या होता है आप लोगों का? क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर कंडीशन, जो काफ़ी लंबे समय तक हम मेजर करते हैं। जैसे रेगिस्तानी इलाका है तो वह गर्म क्लाइमेट रहेगा वहाँ का। वो डिपेंड करता है आपका कि वहाँ की लोकेशन के कहाँ पर में है, वो वहाँ का एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, समुद्र से उसका डिस्टेंस कितना है। रिलीफ मतलब ऐसा पहाड़ी इलाका है या फिर मैदानी इलाका है। ठीक है, उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिस पर वहाँ का क्लाइमेट डिपेंड करता है। और क्लाइमेट मतलब लंबे समय तक का मौसम का जो एवरेज होता है उसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, और जो दिन प्रतिदिन चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है? दिन प्रतिदिन चेंज होने वाली जो स्थिति है उसको आप लोग मौसम या वेदर कहते हैं, वेदर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट नहीं, वेदर, मौसम। देखिए डाइक्लोफिनेक के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आप लोगों का। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें क्या सही है आप लोगों का। लीडर बोर्ड में सेकंड रैंक पे देखकर खुश हो गई। लीडर बोर्ड में कहा आपका सेकंड रैंक आया? शहनाज लश्कर जी,
रोजी नाम से कोई आया है सेकंड रैंक में? आपका नाम रोजी और शहनाज लश्कर एक ही है क्या? वेदरिंग क्या होता है? देखो, अपक्षय या वेदरिंग वो अलग चीज है। वेदर और वेदरिंग में फर्क है। वेदरिंग जो है वो उसकी होती है, पत्थर की जो चट्टान होता है ना उसकी। चट्टान पर बारिश हो रही है, कभी हवाएं चल रही है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी यहाँ पर में जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो है वहाँ हलचल हो रही है, तो उसके वजह से ये जो टूटता रहता है ना, चट्टान जो टूटती रहती है, ठीक है, टूटती रहती है जो चट्टान, उसको वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। वेदरिंग वो अलग प्रक्रिया है। चट्टानों का टूटना वो ये कह रहा था आपका। आपदा किशोर बोल रहे हैं कि सर हमने सक्सेस किट में सीटेट की पीडीएफ अपलोड कर दी जिसमें पासवर्ड मांग रहा है, क्या हमारी सक्सेस किट नहीं आएगी? देखिए, पासवर्ड अगर आपने डाला हुआ है, पासवर्ड वाली भेज दी है आपने, तो एक बार जो है ना care@teachingpariksha.com के ऊपर में आप मैसेज कर देना, ठीक है? वो जो भी रहेगा आपका पासवर्ड वो एक बार चेक करके फिर टीम भेज देंगे आपको। तो डाइक्लोफेनेक जो है फ्रेंड्स वो लीवर फेल्यूर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लीवर खराब हो जाता है इससे, ठीक है, डाइक्लोफेनेक से। डाइक्लोफेनेक जो एक ड्रग है जो कैटल ओनर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने कैटल को ठीक करने के लिए, मतलब अपने जानवरों को ठीक करने के लिए। डाइक्लोफेनेक का तो देखिए दोनों के दोनों सही है। डाइक्लोफेनेक के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, तो डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल, डाइक्लोफेनेक एक ड्रग है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जनरली जो है जो पशुपालक है वो करते हैं, अपने पशुओं का उपचार करने के लिए डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे एस्प्रिन, इबुप्रोफेन जैसे ड्रग है ना, वैसे ही डाइक्लोफेनेक भी है। दर्द निवारक एक मेडिसिन है जो पशुओं को दी जाती है पेन किलर के रूप में, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो पशु उसको खाता है तब तक तो मस्त पे कि ठीक हो गया, अरे वाह मजा आ गई अपने को, अपन तो ठीक हो गया, ऐसा वाला उनको ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो पशु कभी ना कभी मरेगा, जो आया है वो जाएगा यहाँ से दुनिया से, जब वो पशु मर जाता है तो ठीक है, वो अब वो पड़ा हुआ है, ऊपर से गिद्ध आया, गिद्ध ने आके उसको खा लिया, ठीक है। अब गिद्ध ने खा लिया तो गिद्ध के भी इसमें चला गया वो, तो गिद्ध में क्या होता है, गिद्धों का लिवर खराब हो जाता है इससे, ठीक है। गिद्ध जो है उनका जो लिवर है वो फेल हो जाता है, तो लिवर फेल्यूअर की वजह से जो है क्या हुआ, काफ़ी सारे जो वल्चर्स है वो खत्म हो गए, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ ही नहीं पाते थे इतने सारे वल्चर कैसे मर जा रहे हैं, फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च की इस पे तब पता चला कि भाई क्यों हो रहा है इनका ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंसान भी लेते हैं अनुराधा भास्कर जी, बिल्कुल सही बात है, डाइक्लोफेनेक आज भी लेते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसे छोड़ दिया जाता है कैसे कि आप गए यहाँ पर में हरियाणा के मैदानी इलाकों में जाकर ऐसे पड़े हुए मरने के बाद में? ऐसा थोड़ी होता है। इंसानों को या तो दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है, उसको गिद्ध आके थोड़ी खा रहे हैं उसको कि हमारे मनुष्य से उनको ट्रांसफर जाएगा, वो जानवरों को ऐसे फेंक दिया जाता है जिसको गिद्ध खा लेते हैं, ठीक है। लिवर एंड किडनी फेल हो जाता है उन लोगों का, ओके, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, उनका किडनी जो है, आप लोगों की किडनी ये फेल होती है, ना कि लीवर, ओके। तो किडनी फेल होती है यहाँ पर में, और यहाँ आप लोगों का क्या दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, तो यहाँ आप लोग इसको किडनी कर लेना, किडनी, ओके, किडनी फेल्यूर के कारण। तो पहला वाला आप लोगों का गलत है, सेकंड वाला आप लोगों का बिल्कुल सही है। तो डाइक्लोफेनेक लीवर नहीं, किडनी फेल्यूर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, किडनी फेल्यूर के लिए। तो पहला गलत, दूसरा वाला सही है, तो आंसर आपका ओनली 2 इज ट्रू बी में दिया हुआ है, खत्म हो गई बात, ठीक है। चलिए जी, दफना दिया जाता है, बिल्कुल। आपको बताना व्हाट इज ट्रू अबाउट गण या संघ, गण या संघ के बारे में क्या सही है। प्राची जी आप ऐड नहीं हो पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिएगा, जो नीचे में एक नंबर चल रहा होगा, मैं एक नंबर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, उस नंबर पे आप जो है क्या कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देगी उसमें। किडनी फेल हो जाती है, बिल्कुल। एसबी जी क्या पूछा आपने? चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं, बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ जैसी जो व्यवस्था थी उसमें से बिलोंग करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि शाक्य गण से बिलोंग करते थे उनके पिताजी, शाक्य गण, ठीक है। गण या संघ जो था उसके अंदर में क्या होता था, बेसिकली राजा तो होता था लेकिन लोग मिलकर फैसला लेते थे, एक असेंबली भराई जाती थी, असेंबली, ठीक है,
और उसके अंदर में लोग मिलकर फैसला लेते थे। बट इन असेंबलीज के अंदर में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं इसमें चर्चा में भाग ले सकती थी, गलत। महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी, और दास या कर्मकार लोग, जो गुलाम लोग थे या कारीगर लोग थे, उन लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, केवल पुरुष, और वो भी हाई क्लास के पुरुष, वही आ सकते थे उसमें। कई सारे राजा जो है इसके अंदर में एक साथ शासन करते थे गण या संघ में। जैसे वज्जी संघ हुआ करता था आपका, वज्जी संघ, एक वज्जी संघ भी था। ठीक है, वहाँ पर में जो है करीब 8 राजा थे जो मिलकर शासन करते थे वज्जी महासंघ के अंदर में। ठीक है, और वो मिलते थे वैशाली के अंदर में, वैशाली उनकी राजधानी थी, वहाँ मिलते थे और वहाँ मिलकर असेंबली भराते थे ये लोग। और बुद्ध महावीर दोनों ही इसी तरीके की व्यवस्थाओं वाले जो राज्य थे वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, वज्जी तो एक एग्जाम्पल है ऐसे गणिया संघ का। तो पहला और तीसरा सही है। इन असेंबलीज के अंदर में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी, तो महिलाएं चर्चा में भाग ले सकती थी क्या? नहीं ले सकती थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो गण या संघ जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या होता था कि कई सारे राजा हुआ करते थे जो साथ में मिलकर डिसीजन लिया करते थे, मिलकर रिचुअल्स वगैरह, यज्ञ वगैरह करते थे, असेंबली भराते थे जहाँ पर में डिसीजन लिए जाते थे। लेकिन इन असेंबलीज में महिलाओं को आने की अनुमति नहीं थी, दास को, कर्मकार लोग जो थे उनको आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं थी। बुद्ध और जो है महावीर दोनों ही इसी प्रकार की व्यवस्थाओं वाले इलाके में रहा करते थे। 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम जो थे, ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध जो थे वो एक गण था, एक छोटा सा गण, शाक्य गण, वहाँ से बिलोंग करते थे, और एक क्षत्रिय थे ये। ठीक है, मतलब एक राजकुमार थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। वर्धमान महावीर की बात करें तो ये आखिरी तीर्थंकार हुए, 24वें नंबर के तीर्थंकार। ठीक है, बुद्ध के ही समकालीन थे, ये भी क्षत्रिय थे। ये लिच्छवी जो कि वज्जी संघ का ही एक ग्रुप था, मैंने बताया ना कि वज्जी संघ में 8 राज्य हुआ करते थे छोटे छोटे से, उसी में सबसे प्रमुख था लिच्छवी। ठीक है, तो लिच्छवी से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का 8 जनवरी 2022 को पेपर 2 में पूछा गया, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय किसके समय में हुआ था पहली बार दक्षिण भारत पर हमला? वो बलबन चचा के बारे में आप जानते हो। अभी शुरुआत में, आज स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बलबन चचा के बारे में बताया। तो बलबन जो था उसने बताया आप लोगों को कि भाई दक्षिण भारत तक उसका शासन था। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय में पहली बार हमला हुआ था दक्षिण भारत में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और अलाउद्दीन खिलजी के पहले का है बलबन, तो उसके समय में दक्षिण भारत तक उसका शासन कैसे हो सकता था? तो दक्षिण भारत पर पहली बार हमला किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ये बात, और आपका डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बलबन ने गलत लिखा है, बलबन ने गलत लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत के ऊपर में सबसे पहला जो हमला हुआ था दक्षिण भारत में, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का कैंपेन का पार्ट था ये आप लोगों का। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है आप लोगों का अर्थ का जहां केवल भूमि और हवा पाई जाती है, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो मिनरल से रिच होता है, वहां पर में बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, और भू आकृतियाँ महासागर के भूतल पर भी होती है। मतलब ओशियन के नीचे जाओगे आप लोग समुद्र के अंदर में, तो वहाँ पर में भी ज़मीन मिलेंगी आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़मीन तो मिलेंगी, वहाँ हवा में थोड़ी तो तैर रहा है आपका समुद्र। ठीक है, ओशियन, अरे पानी है, उसके नीचे में कहीं ना कहीं ज़मीन तो होगी ना। ठीक है, ज़मीन होगी ना उसके नीचे में, पानी के नीचे में। ओके, उसके बाद में लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन ही होती है। ठीक है, ज़मीन आपकी भूमि, तो भूमि जो है उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ज़मीन खोदो, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल सही है। लेकिन जो बायोस्फीयर है आप लोगों का, वो 3 चीज़ें होती है जनरली वहाँ पर में बायोस्फीयर के अंदर में। एक तो लिथोस्फीयर भूमंडल मतलब ज़मीन, दूसरा आप लोगों का होता है हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, और एटमॉस्फेयर मतलब हवा। इन तीनों का जहाँ संगम होता है, और जहाँ पर में आप लोगों को इन तीनों के संगम के साथ साथ में, ठीक है, आप लोगों को जहाँ पर में जीवन भी मिलेगा, उस जगह को आप बायोस्फीयर, जीवमंडल कहते हैं। तो जीवमंडल जो है आपका भूमंडल, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों का संगम उससे बनता है आपका, ना कि अकेले से। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट में क्या गलत है ये बताओ मुझे आप लोग। पहला वाला गलत है आपका, फर्स्ट पॉइंट ये, लेकिन इसमें गलत क्या है ये आप लोग बताओगे मुझे। फर्स्ट वाला गलत है, गलत आप लोग मेरे को बताइए क्या गलत आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। में जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग।
सक्सेस किट का फॉर्म कहाँ मिलेगा? गुड़िया कुमारी जी देखिए, आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में ही मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे मिलेगा आपको फॉर्म, आपके उस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है? तो वो वीडियो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिए और अपने, ठीक है, दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे भी शेयर कीजिए उसको। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का एक नैरो जोन बोला है, ओनली लैंड एंड एयर, वहां पर मैं हाइड्रोस्फीयर पानी नहीं दिया है, वहां पर मैं हाइड्रोस्फीयर नहीं दिया है, इसी वजह से गलत है वो, ठीक है? तो ओनली जो है बोलकर वहां पर मैं भूमि और वायु बोलकर गलत कर दिया उसने। ओके, बाकी लिथोस्फीयर जो होता है फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि वो आपका मिनरल रिच होता है और समुद्र के नीचे में अभी आप लोगों को पाई जाती है बहुत सारी। आप लोगों की क्लास के जो है फ्रेंड्स नीचे में आप लोगों को अभी यहाँ पर आपके एक टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है? एक टेस्ट की लिंक है वो आप लोगों को दे रहे, आप लोगों का वहाँ पर मैं लिंक कर दी जाएंगी पिन, ठीक है? उस पर क्लिक करके आप लोग सभी लोग टेस्ट दे सकते हो। ओके, बाकी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आगे में भी इसी तरीके से और भी वीडियोस और भी जो है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सके, ठीक है? और कमेंट करके बताइए और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोगों को करेंगे। बाकी जो है फ्रेंड्स आज 11वें नंबर का लेक्चर था इस सीरीज़ का, जैसे ही 15 लेक्चर हो जाएंगे तो पूरे 15 लेक्चर पे फिर से मैं एक बार टेस्ट लूँगा आप लोगों की। ओके, और इसके अलावा उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग जो है जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है, इस सेशन के अंदर में। ओके, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो पहले 5 लोग, ठीक है? कौन कौन है ये? वंदना है, रोजी है, प्राची मीना है, ईजी डॉट है और मोनिका है। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? आप लोगों का 48 आवर्स के अंदर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आपका इनाम आप लोगों को मिल जाएगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है? टॉप 5 लोगों को हम लोग उसके बाद में भी जो है 15 जो टेस्ट रहेगा 15 लेक्चर के बाद वाला 16वें नंबर का, उसमें भी हम लोग देंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी तैयार रहिए, ठीक है? चलिए, जिन लोगों ने भी सक्सेस किट का फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए क्योंकि जल्दी ही हम लोग उसको डिस्पैच करने वाले हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है? चलिए, केन जी आप एक बार टीचिंग परीक्षा का जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लोगे तो टीम आपकी iOS में कैसे आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के को वो बता देंगे, आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक लिंक और दी जा रही है यहाँ पर में, जिसके अंदर में एक शॉर्ट है, एक वीडियो है, बहुत प्यारा सा वीडियो, वो आप देख सकते हो। नीचे में देखिए आप लोगों को एक लिंक आई होगी, ठीक है? एक और लिंक, टेस्ट के अलावा एक लिंक आई होगी आप लोगों को, ठीक है? एक लिंक आप लोगों को डाली गई है, या फिर टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो आप लोग, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको जाकर दिखाऊँ यहाँ पर मैं, ठीक है, ये टीचिंग परीक्षा का वीडियो, ठीक है? आप लोग नीचे में अगर यहाँ पर मैं देखोगे, ये टीचिंग परीक्षा का चैनल, ठीक है? यहाँ शॉर्ट सेक्शन में आप जाओगे तो शॉर्ट सेक्शन के अंदर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स वीडियो देखिए, ये जैसे एक ये वीडियो है आप लोगों का, ठीक है? ओके, ये शॉर्ट अभी अभी आप लोगों के लिए डाला गया है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स शॉर्ट को, और वहाँ पर मैं आपका कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा, तो आप लोग देख सकते हो, अभी जाकर देख सकते हो आप लोग, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।